दोस्तों, आज की कहानी है पति ने दिया पत्नी को अनचाही पीड़ा का दर्द। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नीरज और राधिका की शादीशुदा जिंदगी पहले ही कसमसस में चल रही थी। नीरज उसे पति प्रेम नहीं दे पा रहा था, मानो वह शादी नहीं बल्कि कोई समझौता हो। और फिर उस रात जब नीरज ने राधिका से सीधे सीधे तलाक लेने की बात छेड़ी तो राधिका के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर क्या थी वजह? फैमिली कोर्ट की सीढ़ियां उतरते हुए पीछे से आती हुई आवाज सुनकर वह ठिठक कर वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां होते कोलाहल के बीच लोगों की भीड़ को चीरता हुआ नीरज उसकी तरफ तेज कदमों से चला आ रहा था। थैंक्स राधिका। उसके नजदीक पहुंच नीरज ने अपने मुंह से जब आभार के दो शब्द निकाले तो राधिका का चेहरा एक अनचाही पीड़ा के दर्द से तन गया। उसने नीरज के चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखों में उसे मुक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। अभी चंद मिनटों पहले ही तो एक साइन कर वह एक रिश्ते के भार को टेबल पर रखे कागज पर छोड़ आगे बढ़ गई थी। थैंक्स राधिका, टू डू फेयर। मुझे तो डर था कि कहीं तुम सभी के सामने सच्चाई जाहिर कर मुझे जीने लायक भी ना छोड़ोगी। राधिका को चुप पाकर नीरज ने आगे कहा। राधिका ने एक बार फिर ध्यान से नीरज के चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। फैमिली कोर्ट के बाहर से रिक्शा लेकर वह सीधे ऑफिस ही पहुंच गई। उसके मन में था कि ऑफिस के कामों में अपने को व्यस्त रखकर मन में उठ रही टीस को वह कम कर पाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। उसने घड़ी पर नजर डाली, 1 बज रहे थे। ऑफिस में आए उसे अभी 1 घंटा ही हुआ था। अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर ऑफिस से निकलकर सीधे घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ लिया। सोसाइटी कंपाउंडर में प्रवेश कर उसने लिफ्ट का बटन दबाया, पर सहसा याद आया कि आज सुबह से बिजली बंद है और शाम 5 बजे के बाद ही सप्लाई वापस चालू होगी। बुझे मन से वह सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर आई। फ्लैट नंबर सी 302 का ताला खोलकर अंदर से दरवाजा बंद कर वह सीधे जाकर बिस्तर पर पसर गई। कुछ देर पहले बरसकर थम चुकी बारिश की वजह से वातावरण में ठंड छा गई थी, लेकिन उसका मन अंदर से एक आग की तपिश से जला जा रहा था। नेहा अपने बॉस के साथ बिजनेस टूर पर गई हुई थी। वह कल सुबह से पहले नहीं आने वाली थी, वरना मन में उठ रही टीस उसके संग बांटकर अपने को कुछ हल्का कर लेती। बेडरूम में उसे घबराहट होने लगी तो वह उठकर हॉल में आकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे जिंदगी के पिछले 4 साल घूमने लगे। चलो अच्छा ही है, दोस्तों के बच्चे अब शादी की गांठ से बंध जाएंगे तो दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलकर और पक्की हो जाएगी। राधिका की नीरज से शादी के लिए हाँ कहते ही जैसे पूरे घर में खुशियाँ छा गई थी। राधिका के पिता ने अपने दोस्त का मुंह मीठा करवाया और गले से लगा लिया। राधिका ने अपने सामने बैठे नीरज को चोरी छिपे नजरें उठाकर देखा। वह शर्माता हुआ नीचे नजरें किए हुए चुपचाप बैठा था। न्यू जर्सी से अपनी पढ़ाई पूरी कर अभी कुछ महीने पहले ही आया नीरज शायद यहाँ के माहौल में अपने आप को फिर से पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाया। यही सोचकर राधिका उस वक्त उसके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाई। अपने पापा के दोस्त दीनानाथ जी को वह बचपन से जानती थी, लेकिन नीरज से उसकी मुलाकात इस रिश्ते की नींव बनने से पहले कभी कभी ही हुई थी। 12वीं पास करने के बाद नीरज 5 साल के लिए स्टूडेंट वीजा पर न्यूजर्सी चला गया था और
जब वापस आया तो पहले ही मुलाकात में चंद घंटों की बातों के बाद उनकी शादी का फैसला हो गया। नीरज, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? बगीचे में नीरज का हाथ थामकर चलती राधिका ने पूछा। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा पूछ रही हो? उसकी बात का जवाब देते हुए नीरज ने पूछा। बस ऐसे ही, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई उत्साह ना देखकर मुझे डर सा लगता है। कहीं तुमने किसी दबाव में आकर तो इस शादी के लिए हाँ नहीं की है। पास ही लगी बेंच पर बैठते हुए राधिका ने नीरज को देखा। अपना बिजनेस सेट करने की थोड़ी टेंशन है। इसी उलझन में रहता हूँ कि कहीं शादी का यह फैसला जल्दी तो नहीं ले लिया। कहते हुए नीरज ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। इसमें टेंशन लेने वाली बात ही क्या है? शादी तो समय पर ही हो जानी चाहिए। वैसे भी जीने के लिए पैसा नहीं, अपने लोगों के पास होने की जरूरत होती है। कहती हुई राधिका ने नीरज के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। बात तो सच है तुम्हारी, पर फिर भी हर वक्त एक डर सा बना रहता है। नीरज ने अपने हाथ में अभी भी रुमाल पकड़ रखा था। थोड़ी भी अविया डर और कोई रोमांटिक बात करो ना मुझसे, कहती हुई राधिका ने आसपास नजर दौड़ाई। बगीचे में अधिकांश जोड़े अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। सहसा राधिका नीरज के और करीब आ गई और उसके हाथ की उंगलियां उसकी छाती पर हरकत करने लगी। यह क्या हरकत है राधिका? कहते हुए नीरज ने एक झटके से राधिका को अपने से दूर कर दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। राधिका के लिए नीरज का यह व्यवहार बहुत बुरा था। वह नीरज की इस हरकत से सहम गई। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। राधिका अपनी यादों से बाहर निकलकर खड़ी हुई और दरवाजे खोला। नेहा प्रधान है। दरवाजे पर कुरियर वाला खड़ा था। जी, इस वक्त वह घर पर नहीं है। लाइए, मैं साइन कर देती हूँ। राधिका ने पैकेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पैकेट देकर कुरियर वाला चला गया। दरवाजा बंद करती हुई राधिका ने पैकेट को देखकर उसके अंदर कोई पुस्तक होने का अंदाजा लगाया। नेहा अक्सर कोई ना कोई पुस्तक मंगाती रहती थी। उसने पैकेट टेबल पर रख दिए और वापस सोफे पर बैठ गई। 4 वर्षों का साथ आज यूं ही एक झटके में तो नहीं टूट गया था। उसके पीछे की भूमिका तो शायद शादी के पहले से ही बन चुकी थी। नीरज का मौन राधिका की जिंदगी भी दांव पर लगा गया। नीरज के बारे में और सोचते हुए उसका चेहरा तन गया। नीरज, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? हमारी शादी हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया और 10 दिनों के अच्छे खासे हनीमून के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी वाली खुशियाँ नदारद सी है। बात क्या है? मुझसे तो खुलकर कहो। पूरे हनीमून के दौरान राधिका ने महसूस किया कि नीरज हमेशा उससे एक सीमित अंतर बनाकर रहता था। रात के हसीन पल भी उसे रोमांचित नहीं कर पा रहे थे। वह बस शादी के बाद की रातों को एक जिम्मेदारी मानकर जैसे तैसे निभा ही रहा था। हनीमून से लौटकर आने के बाद राधिका के चेहरे पर अतृप्ति के भाव छाए हुए थे। कुछ नहीं राधिका, मुझे लगता है हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी है। राधिका की बात सुनकर नीरज इतना ही बोल पाया। जनाब, अब ये सब बातें सोचने का समय बीत चुका है। बेहतर होगा हम मिलकर अपनी शादी का जश्न पूरे मन से मनाए। राधिका ने नीरज की बात सुनकर कहा। तुम नहीं समझ पाओगी राधिका, और मैं तुम्हें अपनी समस्या समझा भी नहीं पाऊंगा, कहकर नीरज राधिका की प्रतिक्रिया परवाह किए बिना कमरे से बाहर चला गया।
अकेले बैठी हुई राधिका का मन बार बार पिछली बातों में जाकर अटक रहा था। लाइट भी नहीं थी जो टीवी ऑन कर अपना मन बहला पाती। तभी उसके मन में कुछ कौंध और उसके नेहा के नाम से अभी आया। पैकेट खोल लिया। उसके हाथों में किसी नवोदित लेखक की पुस्तक थी। पुस्तक के कवर पर एक स्त्री की एक पुरुष के साथ हाथों में हाथ डाले हुए मनमोहक छवि थी और उसके ऊपर पुस्तक का शीर्ष छपा हुआ था, उसके हिस्से का प्यार। कहानियों की इस पुस्तक की विषय सूची पर नजर डालते हुए उसने एक के बाद एक कुछ कहानियां पढ़नी शुरू कर दी। बच्चे के यौन उत्पीड़ना और फिर उसको लेकर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या को लेकर लिखी गई एक कहानी पढ़कर वह फिर से नीरज की यादों में खो गई। उस दिन नीरज बेहद खुश था। वह घर आने पर अपने किसी विदेशी दोस्त को लेकर आया। राधिका, 2 दिनों पहले मैं अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था वह यह माइक है। न्यू जर्सी में हम दोनों रूममेट थे और साथ ही पढ़ते थे। नीरज ने राधिका को माइक का परिचय देते हुए कहा। राधिका ने अपने पति की बाजू में खड़े उस गोरे त्वचा वाले लंबे व छरहरे युवक पर नजर डाली। राधिका को पहली ही नजर में नीरज का यह दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका क्लिनिक शेप्ड नाजुक चेहरा और उस पर सिर पर थोड़े लंबे बालों को बांधकर बनाई गई छोटी सी चोटी देखकर राधिका को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा लड़का नीरज का दोस्त कैसे हो सकता है। नीरज तो खुद अपने पहनावे और लुक को लेकर काफी कॉन्शियस रहता है। उस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर वह इस बात पर ज्यादा कुछ न सोचते हुए खाना बनाने में जुट गई। उसी रात नीरज ने जब राधिका से सीधे सीधे तलाक लेने के बात छेड़ी तो राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बात क्या हुई नीरज? न हमारे बीच कोई झगड़ा है न कोई परेशानी, सब कुछ तो बराबर चल रहा है। कहीं तुम्हारा किसी के संग अफेयर तो? रिश्तों को बांधे रखने की दुहाई देते हुए सहसा उसका मन एक आशंका से भर गया। अफेयर ही समझ लो, अब तुमसे मैं आगे कुछ और नहीं छिपाऊंगा। कहते हुए नीरज चुप हो गया। राधिका ने नीरज के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी मदहोशी महसूस की। तुम कहना क्या चाहते हो नीरज? राधिका नीरज की अधूरी छोड़ी बात पूरी सुनना चाहती थी। उसके बाद नीरज ने जो कुछ उससे कहा उसमें से आधी बात तो वह ठीक से सुन ही नहीं पाई। तुम्हारे संग मेरी शादी मेरे लिए एक जुआ ही था। मैं अपनी सारी जिंदगी इस तरह कसमसस में गुजार देता, पर अब यह कुछ नामुमकिन सा लगता है। राधिका, बेहतर होगा हम अपने अपने रास्ते अलग अलग ही तय कर ले। नीरज से शादी टूटने से पहले कहे गए आखिरी वाक्य उसके दिमाग में बार बार कौंधने लगे। राधिका ने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप लेटकर सारी रात अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अब एक ही घर में नीरज के साथ रहते हुए वह अपने आप को एक अजनबी महसूस कर रही थी। अपने मन की बात राधिका को जताकर जैसे नीरज के मन का भार हल्का हो चुका था। लेकिन राधिका जैसे मन पर एक अनचाहा भार लेकर जी रही थी। जब उसके मन का भार असहनीय हो गया तो वह नीरज के घर की दहलीज छोड़कर अपने पिता के घर आ गई। फिर जो हुआ वह आज के दिन में परिणित होकर उसके सामने खड़ा था। कानूनी तौर पर वह भले ही नीरज से अलग हो चुकी थी, लेकिन नीरज की सच्चाई और उसके द्वारा दी गई अनचाही पीड़ा अब भी उसके मन के कोने में कैद थी, जिसे वह चाहकर भी किसी से बयान नहीं कर सकती थी।
घर में बैठे बैठे अकेले घुटन होने से वह घर लॉक कर बाहर निकल गई और एमजी रोड पर स्थित मॉल में दिल बहलाने के लिए चक्कर काटने लगी। रात देर से नींद आने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से ही खुली। उसने उठकर समाचार सुनने के लिए टीवी ऑन ही किया था कि डोरबेल बज उठी। हाय राधिका, हाउ आर यू? दरवाजा खोलते ही नेहा राधिका से लिपट गई। मैं ठीक हूँ, तेरा टूर कैसा रहा? राधिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। बॉस के साथ टूर हमेशा ही मजेदार रहता है। वैसे भी अब जिंदगी ऐसे मोड़ तक पहुँच गई है जहाँ से वापस लौटना संभव ही नहीं है। यह टूर तो एक बहाना होता है एकांत पाने का, कहती हुई नेहा सोफे पर पसर गई। राधिका ने रिमोट उठाकर चुपचाप न्यूज चैनल शुरू कर दिया। सुन, कल तेरी आखिरी सुनवाई थी ना फैमिली कोर्ट में, क्या फैसला आया? नेहा ने राधिका को अपने पास खींचते हुए उससे पूछा। फैसला तो पहले से ही तय था, बस साइन ही करने तो जाना था। राधिका ने पूछे मन से जवाब दिया। लेकिन तूने अभी तक नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने नीरज से अलग होने का फैसला ले लिया। पिछले 1 साल से साथ रहने के बावजूद राधिका ने अपनी जिंदगी का एक अधूरा सच नेहा से अब तक छिपाए रखा था। फिर टीवी स्क्रीन पर आती ब्रेकिंग न्यूज देखकर राधिका असहज हो गई। स्ट्रेंज, नेहा ने न्यूज पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया जताते हुए राधिका से फिर से पूछा। तूने बताया नहीं राधिका, कुछ कारण तो रहा होगा ना? बस समझ ले, कल उसे एक अनचाहे रिश्ते से कानूनी तौर पर मुक्ति मिली और आज उस मुक्ति की खुशी मनाने का मौका भी उस कानून ने उसे दे दिया। राधिका की नजरें अभी भी टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, लेकिन नेहा उसकी नम हो चुकी आंखों में तैर रही खामोशी को पढ़ चुकी थी।